जेजे के मॉड्यूलो का चैप्टर 21 फाइनली हमारे सामने आ गया और ये मांगा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब बैक टू बैक बैंगर पे बैंगर चैप्टर्स आ रहे हैं और फैंस के लिए तो एक तरह से भोज हो गया है और बहुत जल्द ये मांगा एंड होने वाला है, इसीलिए जितना लपेटना है अभी ही लपेट लो। आई कांट बिलीव कि गेगे ने ऑलरेडी इसको खत्म करने के बारे में सोचा हुआ है। पता नहीं, शायद गेगे ने बोला था कि इस मांगा को मैक्स टू मैक्स 3 वॉल्यूम में खत्म कर देना है। मैं तो चाहता हूँ कि गेगे इसके और भी चैप्टर्स लाए, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजों को ये एक्सप्लोर कर सकता है। खैर आते हैं चैप्टर पे, तो चैप्टर की स्टार्ट होती है माकी और सुरुगी के कॉन्वर्सेशन से, जो कि तब की है जब सुरुगी एक बच्चा था। माकी सुरुगी को समझा रही है कि तुम और मैं एक दूसरे से काफी सिमिलर है, और माकी शायद यहाँ पे हेवनली रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही है क्योंकि वो भी उसी के साथ बॉर्न हुई थी। माकी सुरुगी से कहती है कि तुम्हारे लॉसेस तुमको स्ट्रेंथ जरूर देंगे, बट उसके बदले तुम्हें कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। फिर माकी सुरुगी से बोलती है कि तुम स्ट्रेंथ के पीछे जाने में उनको मत भूल जाना जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे माकी जो है एक तरह से अपना एक्सपीरियंस सुरुगी तक शेयर कर रही है। तुम्हें तो ऑलरेडी पता होगा कि माकी और माई जो है जेनिन क्लैन में बॉर्न हुए थे और वहां पे उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था, और माकी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए उसने सबको गलत प्रूफ करने के लिए जुजुत्सु हाई ज्वाइन कर लिया और वहां पे वो खुद को ट्रेन करने लगी, स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करने लगी। और इसी चीज के कारण वो एक चीज पे ध्यान नहीं दे पाई जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो थी इसकी बहन माई, जिसको कि ये खो देती है। माई जो थी बिल्कुल भी जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं बनना चाहती थी, बट माकी ने जब क्लैन लीव करके जुजुत्सु हाई ज्वाइन किया तो माई ने एक तरह से माकी के पीछे जाने के लिए उसने भी जुजुत्सु हाई ज्वाइन कर लिया। एक तरह से उसके मन में गुस्सा आ गया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि माकी ने उसको अकेले छोड़ दिया है। और इस स्टोरी का कंक्लूजन तो तुमको पता ही है कि माई ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था माकी की स्ट्रेंथ के लिए, और माकी यही सब चीजों को याद करके सुरुगी को एडवाइस दे रही है। माकी को एक तरह से काफी ज्यादा रिग्रेट है माई के जाने का। वो अपने आप से एक तरह से क्वेश्चन करते रहती थी कि मेरा स्ट्रेंथ के पीछे भागना क्या सही था। वो लेटर ऑन अपने लाइफ में रियलाइज कर रही है कि स्ट्रेंथ के परस्यूट में उसने माई को खो दिया। वो हमेशा अपने आप से सोचती रहती थी कि क्या अगर उसको एक और चांस मिला होता तो क्या वो माई के साथ रहना चूज नहीं करती। बेसिकली माकी को एक तरह से रिग्रेट है कि वो स्ट्रेंथ के पीछे इतना भाग रही थी कि उसने एक तरह से माई को नेग्लेक्ट कर दिया, जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। और वही लेसन जो है वो सुरुगी को देना चाह रही है यहाँ पे। और ये कोई एनिमे और मांगा में नहीं, तुमने रियल लाइफ में भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई पर्सन जो है किसी चीज के पीछे भाग रहा है, वेदर इट बी जॉब, मनी या कुछ भी हो, उसी चीज के चक्कर में वो उनको भूल जाता है जो कि उसके लिए शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एंड अगर वो जिस चीज के पीछे भाग रहा है उसने वो अचीव कर भी लिया, फिर भी उसने जिस चीज को नेग्लेक्ट किया, जिस टाइम पे किया, वो चीज वापस नहीं आएगी। फिर हम लोग आ जाते हैं मारू और सुरुगी के बैटल पे। लास्ट चैप्टर के एंड में हम लोगों ने देखा था कि सुरुगी का हेवनली रिस्ट्रिक्शन जो है कंप्लीट हो गया था और वो मारू पे एक अटैक करने ही वाला था। फिर हमें पता चलता है कि सुरुगी ने मारू पे अटैक किया ही नहीं, उसने मिड स्विंग ही अपना स्वॉर्ड रोक लिया, बट मारू ने सुरुगी पे अपना अटैक कंप्लीट कर दिया। और इस चीज से मारू एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि अगर सुरुगी ने अपना अटैक कंटिन्यू किया होता तो वो जीत जाता। एंड मारू सुरुगी से क्वेश्चन करता है कि तुम अब रुके क्यों, और इस चीज पे सुरुगी का कुछ कहना नहीं है। सुरुगी के अंदर बस एक फीलिंग थी कि वो जो चीज कर रहा है वो गलत है, और ये चीज करने के लिए उसके पास कोई रीजनिंग नहीं है। उसको बस अपने मन में लगा कि अगर वो वहां पे जीत जाएगा तो फ्यूचर के लिए वो सही चॉइस नहीं होगी। इवन सुरुगी भी ये चीज समझता है कि मारू एक्चुअली में ये क्यों कर रहा है। मारू जो है वो भी सुरुगी की तरह ही है, मारू अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा है, वहीं पे सुरुगी जो है वो भी अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा है। मारू सुरुगी से क्वेश्चन कर रहा है कि तुम यूका के लिए फाइट कर रहे थे तो तुम रुके क्यों, यहाँ पे कोई राइट चॉइस नहीं है, सब अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। एंड सुरुगी मारू को बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों रुका। और देखा जाए तो ऐसे केसेस में कोई भी कंप्लीटली राइट या रॉन्ग नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मारू इज हैविंग ए कंप्लीट ब्रेकडाउन। मारू एक्चुअली में सब चीज समझता है, उसको पता है कि अर्थ के लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से रह रहे हैं और कर्स्ड स्पिरिट जो है उन लोगों के लाइफ का पार्ट है। एंड मारू को ये भी पता है कि इसको क्या चाहिए, बट मारू खुद से क्वेश्चन कर रहा है वो भी करे तो करे क्या, क्योंकि मारू और सिमोरियंस का होमलैंड उनसे एक तरह से छीन लिया गया और ये जो लोग हैं एक तरह से स्पेस में भटक रहे हैं बहुत टाइम से। एंड फाइनली इनको अर्थ मिलता है जो कि एक्चुअली इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। बट अगर जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो सही है तो फिर इन लोगों का क्या, ये लोग कहाँ जाएंगे, फिर ये लोग हमेशा स्पेस में भटकते तो नहीं रहेंगे। और मारू भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है इस सब चीजों से। वो चाहता है कि कोई आके उससे बात करे, क्रॉस, यूका, कोई भी। एंड उसी मोमेंट पे उसके सामने अपीयर होती है रिका और इमोटो, जो कि शायद यूटा के रिंग से अपीयर हुई है। एंड रिका ने प्रोबेबली मारू को कुछ ऐसा बताया जिसके कारण मारू जो है इस चैप्टर में आगे जाके कुछ करता है। एंड फिर हम लोग देखते हैं सिमोरियंस का जो स्पेसशिप है जिसका नाम नोनॉक्स है वो आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हो जाता है। एंड उसके अंदर हमें फर्स्ट टाइम काल्यान देखने को मिलता है जिसकी सिमोरियंस लोग पूजा करते हैं। एंड ये काल्यान दिखने में काफी अच्छा लग रहा है और इस काल्यान के पास सिमोरियंस की तरह 3 आंखें हैं। और एक चीज जो कि मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा वो ये है कि इसके पास सींग भी है और इसका जो थर्ड आई है वो वर्टिकल शेप में है। और ये जो दोनों फीचर है वो देशकुंटे ट्राइब के फीचर है जिससे डाबुरा बिलोंग करता है। और देशकुंटे ट्राइब वाले कल्याण की पूजा नहीं करते हैं
और उल्टा वो लोग उनको मारते हैं, बट खैर कोई रीजन होगा, आई डोंट नो। एंड फिर हम लोग वापस आ जाते हैं डाबुरा वर्सेस मोहरागा पे, और हमें पता चलता है कि डाबुरा बैरियर्स के बारे में सोच रहा है। आई थिंक सिमूरियंस का जो शिप है वो एक बैरियर से कवर्ड रहता है, जिसके कारण वो इनविजिबल हो सकता है, और ये चीज मारू ने एक तरह से की है। तो डाबुरा ने जब नॉनॉक्स को देखा तो उसको इंस्टेंटली पता चल गया कि बैरियर्स कैसे काम करते हैं, और ये सब सोचते सोचते डाबुरा स्टिल अपने कर्स टेक्निक रिवर्सल पे फोकस कर रहा है। उसने एक ब्लैक ऑर्ब टाइप की चीज बनाई है जिसके इफेक्ट से आसपास के जितनी भी बिल्डिंग्स है हवा में नाचने लगी है। एंड डाबुरा इज जस्ट वंडरिंग कि क्या ये टेक्निक अर्थ पे भी एग्जिस्ट करती है। और डाबुरा फिर मोहरागा से पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है। और ये चीज थोड़ी फनी है क्योंकि डाबुरा को लग रहा है कि मोहरागा जो है ह्यूमंस के तरह ही कोई स्पीसीज है अर्थ का, और ये मोहरागा से बार बार क्वेश्चन करता है, बात करने की कोशिश करता है। इसको लग रहा है कि मोहरागा कोई इंट्रोवर्ट टाइप बंदा है जिसको शांत रहना पसंद है, जो ज्यादा बात नहीं करना चाहता है। और फिर हम लोग देखते हैं उड़ते और नाचते बिल्डिंग्स के बीच मोहरागा एकदम पोज देके खड़ा है और ये अडेप्ट कर रहा है। डाबुरा अपने मन में सोचता है कि अब किस चीज से ये अडेप्ट कर रहा है, मेरे कर्स एनर्जी से? नहीं, वो नहीं है, मोहरागा डाबुरा की एग्जिस्टेंस से अडेप्ट कर रहा है। एंड एट दिस पॉइंट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एग्जिस्टेंस से अडेप्ट करना क्या होता है। क्या इसका मतलब ये है कि डाबुरा अब कुछ भी कर ले, मोहरागा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? क्योंकि अगर तुम डाबुरा की एग्जिस्टेंस से ही अडेप्ट कर गए तो डाबुरा तुम्हारे सामने क्या कर पाएगा? एंड तुम्हें एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ये जो मोहरागा है ये आई थिंक अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है मोहरागा का, क्योंकि इसने डाबुरा की कर्स टेक्निक से तुरंत अडेप्ट कर लिया। उसके बाद डाबुरा से लाइट स्पीड किक खाने के बाद भी ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। एंड जैसे ही डाबुरा को रियलाइज होता है कि मोहरागा उसके एग्जिस्टेंस से अडेप्ट कर रहा है, वैसे ही वो अपने कर्स टेक्निक रिवर्सल यूज करने का प्लान कैंसिल कर देता है। उसको रियलाइज हो गया कि अब वो मोहरागा को एक बार भी अडेप्ट होने नहीं दे सकता है। एंड इसी मोमेंट में डाबुरा सोच के खुश होता है कि फाइनली उसके लाइफ में कोई ऐसा बंदा मिला है जो कि उससे भी ज्यादा शांत हो। डाबुरा सोच रहा है कि आज तक उसके लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके साथ ये बैठ के बात करना चाहता है, और मोहरागा ने फर्स्ट टाइम ये फीलिंग उसको दी है। एंड ये बोलने के लिटरली नेक्स्ट सेकंड डाबुरा ने डोमेन एक्सपेंशन यूज कर दिया है। एंड मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर गेगे डाबुरा का डोमेन एक्सपेंशन दिखाने के बारे में सोच रहा है तो मैं रेडी हूं देखने के लिए। एंड लिटरली इस चैप्टर डाबुरा ने अपना डोमेन यूज कर दिया है। एंड ये देख के जेन्युइनली मेरे दिल को सुकून मिल गया है, क्योंकि कुछ चैप्टर पहले डाबुरा जब मोहरागा के सामने स्ट्रगल कर रहा था तो गोजो फैंस, सुकना फैंस, इन लोगों ने डाबुरा को स्लेंडर करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा था। एंड अब जब डाबुरा शो कर रहा है कि ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट की कैटेगरी में आने लायक है, बट इस चीज से तुम लोगों का नहीं पता, बट मुझे बहुत शांति मिल रही है। डाबुरा का जो डोमेन है दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसके डोमेन एक्सपेंशन का इतना ज्यादा बड़ा नाम क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ए फार रेल्म ऑफ डेडली लाइट एंड लिविंग डार्कनेस इन्वर्टेड पाथवे, जो भी बोलो डोमेन का नाम एकदम हार्ड है। अभी तक तो हमें इसके डोमेन के इफेक्ट के बारे में नहीं बताया गया, हो सकता है अगले चैप्टर में दिखाया जाए, बट वी ऑलरेडी नो कि इसके डोमेन का इफेक्ट कुछ ओवर पावर्ड ही होने वाला है। एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर मोहरागा राइट नाउ। एंड उसके बाद हम लोग कट करते हैं यूजी इतादोरी पे, जो कि शायद मारू के साथ उसके शिप पे जा चुका है। एंड यहाँ पे यूजी पहली बार कल्याण को देखता है, तो उस पे मारू यूजी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कल्याण के बारे में। फिर हमें पता चलता है कि तोदो ने ऑलरेडी यूजी को सब चीज बता रखा है कल्याण के बारे में, और ये जो कल्याण है ओल्डेस्ट कल्याण है जो कि इसके शिप पे है। एंड यूजी इसको देख के बोलता है कि सही है, इसका रिजेम्बलेंस जो है कर्स स्पिरिट के तरह ही है। एंड यूजी इतादोरी फिर मारू से क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, तो उस पे मारू बोलता है कि उसका जो टेक्निक है वो यूजी इतादोरी को एक सुटेबल कैंडिडेट मानता है। तो इस चीज पे यूजी बोलता है किस चीज के लिए सुटेबल कैंडिडेट। देन मारू जो है अपना प्लान यूजी को समझाना शुरू करता है, और मारू का प्लान है यूटा की पावर, शिप की मुरु और खुद की टेक्निक यूज करके ह्यूमंस और सिमूरियंस के बीच हार्मनी क्रिएट करना। मुरु जो है एक मिनरल है जो कि सिर्फ सिमूरिया में पाया जाता है, और उसी मुरु का यूज करके क्रॉस और मारू ने नॉनॉक्स बनाया है जो कि सिमूरियंस का स्पेसशिप है। बट मारू जो है अपना प्लान को अकेले एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, इसलिए उसने यूजी को कहा कि तुम अर्थ के नए रिप्रेजेंटेटिव बन के जो मैं हार्मनी लाने वाला हूँ इसको तुम विटनेस करो। एंड यूजी वाज लाइक सिंपल भाषा में बताओ भाई। तो सिंपल भाषा में मारू ने बताया कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ पे कर्स स्पिरिट कभी पैदा ही ना हो, और यही सेम चीज यूकी सुकुमो भी करना चाहती थी। इसलिए उसने उस टॉपिक पे काफी ज्यादा रिसर्च की हुई थी जिसको उसने एक डायरी में लिखा हुआ था, और यूजी वो डायरी मारू को दे देता है ये सोच के कि शायद इसके कुछ काम आ जाए, और यूजी इस प्लान से एग्री कर देता है कि चलो तुम हार्मनी क्रिएट करो। फिर हमें पता चलता है कि एक और बंदा है जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने में, एंड उसको भी मारू के टेक्निक ने ही चूज किया है। फिर मारू यूजी को एक रास्ते पे लेके जाता है जो कि एक लाइक आफ्टर डेथ पैसेज है, मतलब अर्थ पे जितने भी ज्यादा स्पिरिट है यहीं से पास करते हैं आफ्टर डेथ। एंड जैसे यूजी इस रास्ते के
अंदर जाता है उसको अपना एक ओल्ड बडी मिल जाता है। द अदर पर्सन जिसको मारू की टेक्निक ने चूज किया है वो और कोई नहीं माहितो ही है। एंड यूजी इतादोरी को देख के माहितो एक तरह से थोड़ा रिलीव्ड फील करता है, क्योंकि जब तक यूजी इतादोरी ना मरे माहितो भी नहीं मर सकता है। माहितो उस रास्ते पे उतने टाइम से वेट कर रहा है यूजी इतादोरी के मरने का, बट उसको कौन बताए कि यूजी इतादोरी एक तरह से इमॉर्टल हो चुका है। माहितो यूजी से बोलता है कि तुम तो अपना अच्छा खासा समय लेके आए हो, बताओ बताओ तुम मरे कैसे। एंड उसके बाद फाइनली माहितो को रियलिटी हिट करती है कि यूजी इतादोरी इज नॉट डेड येट। यूजी माहितो को बोलता है कि मैं किसी के रिक्वेस्ट पे यहाँ आया हूँ, मेरा टाइम नहीं हुआ अभी। एंड ये सुन के माहितो का दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है। फिर वो बोल रहा है कि मैं इतने टाइम से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एंड लास्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि मारू जो है फाइनली अपना प्लान शुरू करने वाला है। ये चैप्टर भी काफी अच्छा था। अगले चैप्टर में प्रोबेबली हम लोगों को दिखाया जाएगा कि ये लोग हार्मनी वाला अपना प्लान एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और क्या ये प्लान एक्चुअली में वर्क करेगा भी कि नहीं। और मोहरागा और डाबरा का मैच भी तो खत्म करना है। कुल मिला के अगला चैप्टर भी काफी खतरनाक होने वाला है, इसीलिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैंने रिसेंटली रिव्यू डालना शुरू किया और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कौन सा कंटेंट काम करेगा कि नहीं। तो जिन लोगों को मेरे नॉर्मल वॉइस ओवर टाइप वीडियोस पसंद है तो उनके लिए मैं 2 वन पीस के वीडियो पे काम कर रहा हूँ, जो कि मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और तुम लोग कमेंट करके बताओ कि और कौन सी सीरीज का तुम लोग रिव्यू चाहते हो। जे के मॉड्यूलो का मैं कर रहा हूँ और वन पीस का भी मैंने सोच के रखा है। अब आगे देखते हैं हो पाता है कि नहीं। खैर वीडियो को लाइक कर देना और हाइप कर देना, जिससे स्मॉल चैनल्स को बूस्ट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।